नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप किसान भाइयों का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हम कृषि से जुड़ी खेतीबाड़ी के विषयों के बारे में जानकारी देते रहते हैं और आज भी आपके लिए हम लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए एक नज़र डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बरसात में एफिमेरल रोग से बचाने के लिए पशुओं का बेहतर प्रबंधन है जरूरी। धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी का करें इस्तेमाल। राज्य सरकार सूबे के कम बारिश वाले क्षेत्रों में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। इसके लिए गया में मोटे अनाज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके अलावा दरभंगा में मखाना का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया जाएगा। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी गई है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि मोटे अनाज के लिए बनने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का DPR तैयार किया जा रहा है, जहां किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का की फसल लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही सरकार जैविक खेती की ब्रांडिंग भी करेगी। मॉनसून आते ही पशुओं में एफिमेरल या अढ़ैया रोग देखने को मिल रहा है। किसान भाई, अगर आपके पशुओं में भी इस रोग के लक्षण दिखें तो उसे तुरंत निकटतम पशु चिकित्सक के पास ले जाएं। पशुओं में होने वाली प्रमुख बीमारियों में से एक है एफिमेरल फीवर, जिसे हम अढ़ैया रोग के नाम से भी जानते हैं। यह एक वायरल फीवर है जिसके मुख्य लक्षण है कि पशुओं को भूख नहीं लगती तथा आंख, नाक से पानी गिरता रहता है। अगर पशु में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उन्हें तुरंत अपने पास के पशु चिकित्सक के पास अवश्य ले जाएं। किसान भाई, इस बात का ख्याल रखें कि जिन पशुओं को यह रोग है उनके पास स्वस्थ पशुओं को ना रखें। यह बुखार सामान्यतः 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाता है। राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। ऐसे में कई ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने धान की बुआई शुरू कर दी है, लेकिन धान की फसल में खरपतवार एक बड़ी समस्या है। एक अनुमान के मुताबिक खरपतवार के कारण फसल उत्पादन में तकरीबन 25 से 30% तक का नुकसान हो जाता है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि खरीफ मौसम में पहली बरसात में धान की रुपाई करने पर बहुत सारे खरपतवार निकल जाते हैं, जिसे शाकनाशी द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए किसान बुआई के 3 से 4 दिन के बाद ब्यूटोक्रोल 3 लीटर 10 से 12 किलो रेत मिलाकर समान रूप से बिखेर दें, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। धान की खेती करने वाले किसान भाई धान के उन्नत प्रभेद का इस्तेमाल कर अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। शंकर धान में पूजा सबसे उन्नत किस्म है। इसके अलावा नवीन, अजय, राजलक्ष्मी भी धान के उन्नत प्रभेद हैं, जिसकी उत्पादक क्षमता अधिक है। किसान भाइयों, बेहतर फसल उत्पादन के लिए खेत का समतल होना भी बहुत ज़रूरी है। खेत समतल होंगे तभी सिंचाई और उर्वरक पौधों की जड़ों तक समान रूप से पहुंच पाएंगे। लेजर लैंड लिवलर किसानों के लिए बेहद उपयोगी कृषि यंत्र है, विशेषकर ऐसे किसानों के लिए जिनके खेत पूर्ण रूप से समतल नहीं है। ऐसे में किसान भाइयों को फसल बोने, उर्वरक और पानी देने जैसे कार्यों में काफी परेशानी होती है। ऐसे खेतों को खेती लायक बनाने में काम आता है लेजर लैंड लिवलर मशीन। इस मशीन की सहायता से खेती काफी आसानी से की जा सकती है। लेजर लैंड लिवलर से खेत को समतल बनाया जाता है। इसका फायदा यह भी है कि खेत में खड़ी फसल पर समान रूप से सिंचाई की जा सकती है, जिससे पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही खाद और ईंधन की भी बचत होती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नजर राजधानी पटना के चितकोहरा थोक अनाज मंडी और जानते हैं अनाज के ताजा भाव।
लोकल गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल, शरवती गेहूं 3800 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपए प्रति क्विंटल और अरबा चावल 4800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बासमती चावल भागलपुर वाला 11000 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। अगले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना बरकरार है। अभी आपने जाना कृषि जगत में क्या कुछ नया हो रहा है। जानकारियां और भी है, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम आपको पशुओं के गर्भधारण की स्थिति में कौन कौन सी समस्याएं आती है और उसका निराकरण कैसे आप किसान भाई करेंगे, उसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दुष्यंत यादव। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आप लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते होंगे। कई बार दुधारू पशुओं के साथ कुछ समस्याएं हो जाती हैं, खास करके गर्भधारण के समय। और गर्भधारण में आने वाली समस्याएं आपके पशु उत्पादन को भी प्रभावित करता है। तो गर्भधारण में क्या क्या समस्याएं होती है और इसे किस प्रकार निजात पाया जा सकता है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत यादव जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी किसान भाइयों को नमस्ते। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गर्भधारण में क्या क्या समस्याएं आती हैं। जो भी अभी समस्या हो रही है किसान भाइयों को पशुपालन में, वो इसीलिए होती है कि गर्भधारण समय से नहीं हो पाता है। और गर्भधारण समय से नहीं होता है कि आपने सुना होगा कि साहब हमने इसको कृत्रिम गर्भाधान 10 बार कराया, 15 बार कराया, लेकिन ये गर्भधारण नहीं हो रहा है। तो इससे आज ही जाके किसान अपने पशु को बेच देता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो 3-4 समस्याएं हैं जो गर्भधारण से संबंधित समस्याएं हैं। एक तो पशु का बार बार नहीं ठहरना, दूसरा ठहरने के बाद कभी कभी गर्भपात हो जाना, तीसरी समस्या है कि जो प्रेगनेंसी है उसके बाद उसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये 3-4 समस्याएं किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें 90% से ज़्यादा बार बार पशु का ठहराव न होना, मतलब बार बार जो ठहरती नहीं है, बार बार कराया। तो इसमें 2 मुख्य कारण हैं जो मैं आपको गिना देता हूँ। 2 मुख्य कारण ये हैं कि पहला तो या तो पशु में कुछ न कुछ दिक्कत हो, दूसरा जो आपका सीमन रखने वाला है, जिसको बिहार की भाषा में सिम रखना बोलते हैं। तो सीमन जो रखने वाला आदमी है, जो इंसेमिनेटर कहते हैं, जो एआई कृत्रिम गर्भाधान करता है, तो वो जो उसका फॉल्टी हो या उसमें जो सीमन लाया वो गड़बड़ हो। तो 2-3 चीज़ें यह हैं जो पशु में क्या होता है, पशुओं में भी जो समस्या होती है उसमें सबसे बड़ा होता है कि समय से पशु के ओवरी से या जो अंडाशय होता है उससे अंडे ना निकलना। आजकल क्या है कि चारागाह ख़त्म हो गए हैं, तो पशुओं को एक्सरसाइज हो नहीं पाती है। उसके कारण से और जो पशु चरने जाते थे उसको दूब घास या जो भी घासें होती थी वो चरते थे, तो उसमें सफिशिएंट मात्रा में मिनरल जो खनिज लवण होता है ये मिल जाता था, विटामिन मिल जाती थी, तो उनका जो अंडा है समय पे निकलता था। लेकिन आजकल चारागाह है नहीं, आप बांध के पशु को खिलाते हैं या खटाल में रखते हैं। आप लोग खटाल का कंडीशन सब लोग जानते हैं कि एक साथ कितने जानवर रखे जाते हैं, तो उसमें आपस में हिल डुल भी नहीं पाते हैं, तो एक्सरसाइज की बात ही नहीं है। तो इस तरह जब प्रॉपर व्यायाम और एक्सरसाइज नहीं है,
उसके चक्कर में अंडाशय से अंडे सही टाइम पे नहीं निकल रहे हैं। और सीमेन जो रखने वाला आया उसको तो अपने पैसे से मतलब होगा, वो केवल जब आप बुला लेंगे उसी समय सीमेन रख देगा। उसको ये नहीं देखने में आएगा कि क्या नाम है कि कब जानवर गर्म है, कि सही टाइम पे सीमेन देना है कि नहीं देना है। ये सब समस्याएं हैं। तो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ जिससे आपका ये जो गर्भधारण की समस्या जो है थोड़ा सा निजात आप पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम तो आपको ये पहचानना होगा कि सही आपका पशु जो सही टाइम पे हीट में गर्म है कि नहीं है। और जैसे गायों में है तो जो आपके गर्मी के लक्षण देखें तो उससे 10-15 घंटे, लगभग 15 घंटे बाद ही सीमन रखवाएं। और बेहतर होगा कि 2 बार कराएं। जैसे आज शाम को गर्म हुई आपकी भैंस या गाय तो उसको कल सवेरे सीमन रखवाएं, और कल सवेरे के बाद अगले दिन फिर 24 घंटे बाद फिर से सीमन रखने के लिए बोलें। और सीमन तो उसी आदमी से रखवाएं जिसका आप देख चुके हों कि उसका गर्भधारण कराने की क्षमता अच्छी है। जैसे उसका पहले गांव में या अगल बगल पूछ लीजिए कि इसने सीमन रखा था तो आपकी गाय गाभिन हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर उसका कंसेप्शन रेट जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भधारण कराने की क्षमता लगभग 45 से 50% है तो उससे आप गर्भधारण करवाएं। ये एक कुछ हमारा सलाह है जिसको मानने पे आपको फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात हमारे किसान भाइयों को बताया कि अगर पशुओं को गर्भधारण कराना है तो कम से कम 2 बार का प्रयास सीमेन रखवाने का करना चाहिए। क्योंकि कई बार सीमेन रखवाने के बाद भी जो भ्रूण रखा जाता है उसके बाद भी गर्भ नहीं ठहरता है, तो उसका क्या खास कारण होता है? क्या कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं पशुओं में, उसके कारण परेशानी होती है कि रख रखाव के अभाव में ऐसा होता है? देखिए इसमें दोनों चीज़ है। तो रख रखाव जैसे आपके शेड में जैसे जहाँ पे बांधते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा आर्द्रता है, नमी है, एकदम कीचड़ फैला हुआ है, तो उसमें क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो जानवर है तनाव में रहेगा। तनाव में रहने पे हार्मोन रिलीज होते हैं, कार्टिसोल जिसको बोलते हैं, तनाव वाले हार्मोन रिलीज होते हैं। वो हार्मोन जो भ्रूण बन रहा है उसको मार देते हैं। दूसरा, बच्चेदानी में बहुत बार इन्फेक्शन रहता है, लेकिन सीमन रखने वाला आता है और बिना इसको जांच परख किए सीमन रख के चला जाता है। तो ऐसे समय में जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ जिसको बोलते हैं कि गर्भधारण के जो शुरुआती दिनों में बच्चे मर जाते हैं, जैसे 20-25 दिन के अंदर या 25-30 दिन के अंदर, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन और आपके जो मैनेजमेंट है। और तीसरा एक कारण है खान पान। खान पान में आप ऐसा चीज़ खिला देते हैं जिससे गर्भधारण की क्षमता कम होती है। जैसे जब आप सीमन रखें तो ये मेरा सलाह है कि खली, जो सरसों की खली है, जो जितना भी ज़्यादा प्रोटीन जिसमें है उसको 15 से 20 दिन या 1 महीने के लिए कम कर दें, तो इससे आपकी गर्भधारण करने की जो गाय भैंस की क्षमता बढ़ जाएगी। जी, क्योंकि साफ सफाई का भी काफ़ी महत्व होता है और रख रखाव में जो आता है, और खान पान का भी। जब गर्भधारण का समय हो उस समय साफ सफाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए और क्या क्या खान पान में सावधानी बरतनी चाहिए पशुपालकों को? जी, बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे आप देखते हो कि जो गर्भधारण करने के बाद जो जानवर, उनको तो आपको अलग रखना है, लेकिन जो आपके जानवर दूध दे रहे हैं, 2 महीना हो गया बच्चा दिए, तो उनके अगल बगल आप पूरा साफ़ सफाई रखना। सवेरे आपको पूरा शेड को आपको क्लीन करना है, ब्लीचिंग पाउडर डालना है रोज़ या चूना छिड़काव करना है, जिससे कि जो भी जानवर गर्मी में आते हैं, गर्मी माने क्या होता है कि बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, और बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा तो जो भी गोबर अगर ये चीज़ें हैं तो वो बच्चेदानी के थ्रू पूरा गर्भाशय में चली जाती है। तो जब गर्भाशय में वो चला जाएगा तो इन्फेक्शन पैदा करेगा, और आपने सीमन उसी समय रखवा दिया तो वो दिक्कत करेगा। तो इसलिए आपको पूरा साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कई बार गर्भधारण हो जाता है, भ्रूण सफलतापूर्वक स्थापित हो जाती है और ये भी पता चल जाता है कि हमारी गाय या भैंस गर्भवती हो गई है, लेकिन 3 महीने 4 महीने के बाद गर्भपात हो जाता है, या बच्चा देते समय भी पेट में कई बार देखा जाता है कि बच्चे की मौत हो जाती है या गर्भपात हो जाता है। उस स्थिति में जो गाय है, माता गाय, उसके भी जान की खतरा हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो गर्भपात होता है उसका 2 कारण। एक तो होता है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जो हार्मोन है इसके प्रेगनेंसी के लिए जो जिम्मेदार है, गर्भधारण के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। आजकल सभी लोग जानते होंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी के चक्कर में भी बहुत बार गर्भधारण होता है और गर्भपात होता है। तो इसके अगर उसके कारण होता है तो आपको ये लक्षण मिलेगा उसको कि बार बार गर्भपात होगा। पिछले बार भी हुआ था उसी टाइम पे, इस बार भी उसी टाइम पे हो जा रहा है। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप 7वें से 8वें महीने तक मैक्सिमम
उसको हर महीने 1 डोज प्रोजेस्टेरॉन की लगवा सकते हैं पशु चिकित्सक से मिलकर। किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर दुष्यंत कुमार ने कितनी अच्छी जानकारी दी पशुओं में गर्भधारण के दौरान बार बार होने वाली गर्भपात और उसके समस्या से बचाव के बारे में। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीते माह राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आम महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन संपन्न हुआ। इस आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसानों सहित उद्यमियों ने भी हिस्सा लिया। आम महोत्सव का उद्देश्य किसानों को राज्य में आम की विशिष्ट प्रजातियों के साथ स्थानीय स्तर पर भी आम के किसानों से परिचित कराना था। नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया है और मैं यानी हम अपनी पूरी टीम के साथ आप पहुंचे हैं पटना के ज्ञान भवन और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्य स्तरीय आम महोत्सव में कौन कौन से आम लाए गए हैं। बृहद पैमाने पर आयोजित आम महोत्सव यानी उद्यान निदेशालय के जो हमारे निदेशक हैं श्री अभिषेक कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम जानते हैं कि इस आम महोत्सव के पीछे उनका क्या खास उद्देश्य है। सर, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो आम महोत्सव का आपने आयोजन किया है इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। यह परंपरा जो है आम महोत्सव की 2017 से चल रही है। उद्यान निदेशालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता रहा है। इसका मुख्य जो अवधारणा है इसके पीछे वो ये है कि जो हमारे किसान बागवानी से जुड़े हैं और जो मूल्य संवर्धन करते हैं, निर्यात करते हैं, इन सभी लोगों को एक मंच पर लाया जाए ताकि हमारे किसानों की आय बढ़ सके। दूसरी चीज़ है कि जो जैव विविधता है हमारे आमों की, जब हम लोग छोटे थे तो बचपन में गर्मी की छुट्टियों के लिए इंतज़ार करते थे कि गांव जाने पर बहुत तरह के आम मिलते थे खाने को। आजकल वो विविधताएं ख़त्म हो गई हैं क्योंकि धीरे धीरे लोग 1 या 2 प्रजाति को ही जान पा रहे हैं और उनका ही उपयोग करते हैं। तो इसके जरिए हम लोग जागरूकता भी लाना चाह रहे हैं कि बिहार में लगभग 140 प्रजाति हैं जो उगाई जा रही हैं और उनके प्रदर्श लगाए गए हैं। उन सभी पेड़ों को हम लगाएं, उनकी जैव विविधता को बढ़ाएं और अपने बागवानी क्षेत्र को और खुशहाल बनाएं। और हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि हमारे जो प्रगतिशील बागवानी से जुड़े हुए जो हमारे किसान हैं उनके लिए क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा ऐसे आम बागवानी के लिए कोई स्पेशल प्रोजेक्ट या अनुदान की व्यवस्था? जी, हमारे राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी 2 योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन है। दोनों के तहत हम लोग किसानों को आम के क्षेत्र बागवानी को विस्तार करने के लिए सरकार की तरफ से 50% अनुदान दिया जाता है। बस एक सवाल है कि हमारे जो बागवानी से जुड़े हुए कृषक बंधु हैं, उद्यान निदेशालय से जुड़े हुए जो कृषक बंधु हैं, वो कहाँ से कैसे आवेदन करेंगे? क्या कोई ऑनलाइन आवेदन है या आपके कृषि समन्वयक उनसे संपर्क साधेंगे? कृषि समन्वयक तो हमारे संपर्क साधने के माध्यम है ही, उनके द्वारा आप कर सकते हैं। जिला में BHOs होते हैं, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, उनसे संपर्क करके कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप अगर वेबसाइट पर जाकर horticulture.bih.gov.in पे अपना आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। सर, हमारे जो दर्शक और खासकर आम की बागवानी कर रहे हैं उन्हें आप क्या सुखद संदेश देना चाहेंगे? आम की जो बागवानी कर रहे हैं मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे बिहार की उत्पादन क्षमता लगभग 1.5 लाख टन है प्रति वर्ष। उस हिसाब से हम लोग अपने किसानों की आय को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उसके लिए आवश्यक होगा कि जो बिजनेस टीम को बुलाया गया है, बहुत सारे बड़ी कंपनियां हैं जो आम के उत्पाद बनाती हैं, उन सभी के साथ आप लोग बात करें, विमर्श करें, कैसे अपने उत्पादों को हम लोग दूर तक ले जा सकते हैं, कैसे निर्यात कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक अच्छा अवसर है और सभी किसान बंधुओं से यही आग्रह होगा कि इसका लाभ उठाएं। आम को, हमारे जर्दालू आम को GI टैग दिया गया है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ गया है। तो क्या इसके पीछे और कोई आम लाइन में लगा है कि उसे भी GI टैग मिले? जी, आम है और भी, क्योंकि जैसा मैंने बताया हमारी विविधता आमों की बहुत रही है। तो उसमें जर्दालू आम है जिसको 18 में GI टैग मिला है। उसके अतिरिक्त पश्चिम चंपारण में जर्दा होता है, उसका स्वाद भी एकदम यूनिक है और वो वहीं की भौगोलिक क्षेत्र का आम है जो कहीं और नहीं पाया जाता है। तो हम लोग जर्दा को लेकर करना चाह रहे हैं। और फिर मालदा है जो लंगड़ा से अलग है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मालदा को भी इसमें सम्मिलित करें। आम की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए
इस महोत्सव में किसानों के लिए बाजार की संभावनाओं को भी ढूंढा गया, ताकि बिहार के आम देश के साथ साथ विदेशों की भी सैर कर सके। हमारे प्रतिनिधि ने उपस्थित कुछ किसानों का मन भी टटोला। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बालिकाएं कृषि से जुड़ी हुई हैं। मेरी माँ का नाम संगीता गुप्ता है, विक्रमगंज से। उनको फूड प्रोसेसिंग का बहुत शौक था, तो वो पहले बहुत तरह तरह की चीज़ें घर बनाए हम लोग खिलाते थे। तो हम लोग इनकरेज किए कि इनको बाहर भी जाना चाहिए। तो वो फिर धीरे धीरे स्टॉल कृषि विभाग से लगाना शुरू की। तो वो लगते आज 2011 से आज इस मुकाम तक पहुँची। और मैं शायद बिहार राज्य का पहला आम के बागीचा का किसान हूँ जो 3C प्राप्त किए हुए हैं। अभी तक आर्थिक रूप से तो हम संपन्न नहीं हो पाए हैं, लेकिन भविष्य इसका बहुत अच्छा है। और चूँकि आज यह उपलब्धि हुई और बिहार सरकार ने यह महोत्सव का आयोजन करके हमको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, जिसका परिणाम है कि शायद उत्तर बिहार में एकलौता ये खेत बागान फाउंडेशन है जो कृषि उत्पाद को ऑनलाइन क्वालिटी के साथ बेचता है। पहले तो अधिक था उसका, जिसमें धीरे धीरे जैविक खाद का हम लोग उपयोग कर रहे हैं तकरीबन 2 साल से। अच्छा। और उसके बाद जो भी है उसमें जैविक खाद का ही प्रयोग, जैसे नीम का तेल हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, यही सब हम लोग इसमें। हमारा मेन काम है कि हम अपने यहाँ के प्रोडक्ट को ऑनलाइन दूसरे राज्यों में उपलब्ध कराते हैं। पिछले 3 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। करीब 17 स्टेट में हमारा आम जा रहा है। हम यहाँ से कच्चा आम जो है सो भेजते हैं, मतलब पकने के लिए तैयार आम जो है वो यहाँ से भेजते हैं। ऑनलाइन लोग हमको ऑर्डर करते हैं। ज़्यादा आम हमारा गिफ्ट के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बिहार के बहुत से बच्चे, बहुत से लोग बाहर रहते हैं, बेंगलोर में, साउथ में, दिल्ली में, उनको जो है सो गिफ्ट के तौर पर लोग यहाँ से आम हमारा भेजते हैं। हमारे पास सीतामढ़ी में और मुजफ्फरपुर मिला करके कुल करीब 28 किसान हमसे जुड़े हुए हैं। करीब 150 एकड़ का हमारा बगीचा सभी किसानों का है। हमारे प्रतिनिधि ने इस आयोजन को कवर किया और कृषि मंत्री सहित विभागीय अधिकारियों से इस आयोजन के महत्व पर बात की। आम की खेती होती है, मार्केट नहीं है, मिलता नहीं है, आधी आम सड़ जाती है, ज़्यादातर लोकल में ही खपत हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चूँकि अभिषेक जी जो है ये भी ITN हैं, इंजीनियर हैं, आए हैं। हम भी BIT मिश्रा से पढ़ के इंजीनियर हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब तो हैं ही। तो हम तीनों मिलकर के आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा हम लोग कुछ करेंगे, जो बिहार काम पूरे देश और दुनिया पहचानेगा और उसका जो है टेस्ट लेगा। हम लोग इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के हम लोग समझ रहे हैं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि ज़रूर देश का वो जो फ्रूटी बनाने वाले और कितने प्रकार के जूस बनाने वाले, आप एकदम घबराइएगा नहीं। एक दिन ऐसा आएगा, ये कंपनी के देश के मालिक आपके पास हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे कि आप रेट तय करो। इसकी व्यवस्था हम लोग ज़रूर करेंगे। आम की पैदावार बिहार में जितनी होती है वो काफ़ी भारत में काबिल तारीफ़ है, और जो वैरायटीज़ यहाँ की होती है वो पूरे भारत में काफ़ी फेमस होती है। हमारे किसान भाइयों को सही समय पर सही उपज का सही पैसा मिले, इसकी कोशिश राज्य सरकार की हमेशा रहती है। इसके लिए मार्केटिंग को, स्टोरेज को, प्रोसेसिंग को सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देने की बात आती है। नई तकनीकों को बढ़ावा देने की बात आती है। अच्छी वैरायटीज़ के पौधे मिले, अच्छी जीन्स के पौधे मिले, इसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों में लगातार कई प्रकार की खोज की जा रही है। जैसे जैसे सीजन आता है, पौधों का वितरण और पुराने बगीचे उनका संरक्षण भी हम लोग की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता होती है। तो आज इस महोत्सव के माध्यम से आम के क्षेत्र में किस प्रकार और बेहतरीन काम किए जा सके, कल हम लोग किसानों से परिचर्चा भी की, किसानों की समस्याओं को समझा भी, जाना भी, और किस प्रकार और बेहतर काम हो सके। राज्य सरकार कई प्रकार के काम कर रही है। उद्यान मिशन को लेकर के कई प्रकार की योजनाएं राज्य सरकार की चल रही है, जिससे किसानों को काफ़ी फायदा मिल रहा है।
कार्यक्रम के इस अंक में हमने आपको जानकारी दी पशुओं के गर्भधारण के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतें और साथ ही आम महोत्सव से संबंधित हमारी खास टीवी रिपोर्ट। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उखाड़ नहीं पाए ना, इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। उखाड़ नहीं पाए ना, इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े।